जाति आखिर क्यों नहीं जाती के पिछले एपिसोड में हम चर्चा कर रहे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी द्वारा लिखे गए लेख जाति प्रथा का नाश क्यों और कैसे के ऊपर, जिसके अंतर्गत हमने जाना कि किस तरीके से योग्यता अर्थात मेरिट डिसाइड होती है। मेरिट के बनने में 5000 साल का लंबा समय लगा है और उसी मेरिट के दम पर सभी संसाधनों, प्रशासनिक पदों, राजनीतिक पदों पर मुट्ठी भर लोगों का कब्जा है। डॉक्टर लोहिया का मानना था कि देश के निर्माण में सबसे ज्यादा जिन लोगों का हाथ है वे हैं कामगार जातियां, जिन्हें अछूत बनाकर रख दिया गया है। उनका रिप्रेजेंटेशन भी सुनिश्चित होना चाहिए राजनैतिक, सामाजिक और प्रशासनिक तौर पर। इसीलिए आरक्षण की जरूरत है। एक तरीके से वे आरक्षण को सही बताते हैं और सच्चा आंदोलन जिन तबकों के लिए होना चाहिए, जिन्हें ऊपर उठाना चाहिए, एक्चुअल में वे 5 तबके हैं जिन्हें वो कैटेगराइज करते हैं। उनमें हैं औरत, शूद्र, हरिजन, मुसलमान और आदिवासी समाज के लोग। इन लोगों के रिप्रेजेंटेशन को, इनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो अब हम चर्चा को यहां से आगे लेकर चलेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है आरक्षण नीति के खतरों से सावधान रहना जरूरी है। किस तरह जरूरी है, इसके ऊपर वे कुछ खास बिंदुओं को हमारे सामने रख रहे हैं। लेख पढ़ने के साथ साथ उसे मैं इलैबोरेट करूंगी। चलिए। दबी हुई जातियां और समुदायों की उन्नति करने की इस नीति से जहर भी बहुत निकल सकता है। वास्तव में सावधानी बरतने पर इस जहर के दूषित पहलुओं को सिर्फ दबाया जा सकता है, उसे पूरी तौर पर दूर नहीं किया जा सकता। आदमियों के मन पर इसका जो तत्कालिक असर पड़ेगा, उससे यह एक जहर निकल सकता है कि वे फुर्ती से द्विज को तो नाराज कर देगा, पर उतनी फुर्ती से शूद्र को प्रभावित नहीं करेगा। शूद्र के जागृत होने से पहले ही स्थितियों के प्रति द्विज अपनी असंदिग्ध जागरूकता और भटका देने की क्षमता से इस नीति पर चलने वालों पर सीधी या उल्टी बदनामी थोपने में सफल हो सकता है। तो एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर आज जो इतना जहर उगला जाता है, जगह जगह बोला जाता है कि आरक्षण जो है वो दूसरों की हकमारी कर रहा है, जबकि आरक्षण का मतलब जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। किस तरीके से मिस इंटरप्रेट किया गया है द्विजों के द्वारा आरक्षण को, इसी चीज को डॉक्टर लोहिया भी यहां पर बता रहे हैं। और किस तरीके से शूद्रों का इस्तेमाल किया है आरक्षण के खिलाफ, उसको भी यहां पर डॉक्टर लोहिया ने साफ तौर पर लिखा है कि जब तक शूद्रों में इतनी समझ आएगी कि आरक्षण के क्या बेनिफिट हैं और उनका भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो सुनिश्चित किया गया है आरक्षण के तहत, तब तक ये जहर बहुत ज्यादा फैल चुका होगा। और इसे तो आप देख ही सकते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की शुरुआत शायद ये सारी बातें पढ़ने के बाद ही हुई होगी। अब उसमें वो कुछ खास बिंदु हमारे सामने रख रहे हैं, उन्हें ध्यान से सुनिए। दूसरे, छोटी जातियों के बीच वृहतकाय जैसे अहीर और चमार इस नीति के फल को सैकड़ों छोटी जातियों के बीच बांटे बिना खुद ही चट कर ले सकते हैं, जिसका नतीजा होगा कि ब्राह्मण और चमार तो अपनी जगह बदल लेंगे पर जाति वैसी ही बनी रहेगी। बिल्कुल, इसका जो लाभ है वो चुनिंदा जातियों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात यदि की जाती है तो सभी में ये समान रूप से होना चाहिए लागू। तीसरे, नीची जातियों के स्वार्थी लोग अपने निज की उन्नति करने के लिए इस नीति का अनुचित इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे, चुनाव या चयन का हर मामला शूद्र और द्विज के बीच कटुतापूर्ण बोलाचाली, मारा पीटी का अवसर बन सकता है। दबी जातियों के ओछे तत्व इस हथियार का इस्तेमाल लगातार कर सकते हैं। किसी खास द्विज को जिसके कि वे खिलाफ हैं दूर करने की अपनी सन की इच्छा के वशीभूत होकर वे सभी द्विजों को पूरी तौर पर हटा देने की कोशिश कर सकते हैं, या असफल हो जाने पर सारे वातावरण को संदेह से दूषित कर सकते हैं। तो आरक्षण का सही लाभ सब जगह मिले, इसके लिए बहुत जो है एहतियात बरतने की जरूरत है। बहुत सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया के जरिए इंफॉर्मेशन जो है वो ओवर फ्लडेड रहती है। कई तरह की इंफॉर्मेशन हमारे सामने आती है और अक्सर अध कचरे ज्ञान की वजह से लोग जो हैं वो
भ्रमित हो जाते हैं, बहक जाते हैं इस ज्ञान के भंवर में। तो इसीलिए जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपके जो विचार हैं वो क्लियर होंगे। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स कहाँ से आएगी? ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने से, लोगों को सुनने से। 5वें, वे आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं को धुंधला बना सकते हैं या उन्हें पृष्ठभूमि में धकेल सकते हैं। अपना स्वार्थ साधने के लिए नीची जातियों के प्रतिक्रियावादी तत्व जाति विरोधी नीति का बेजा इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, इसको मैं कहती हूं कि कोरा अंबेडकरवाद भी उतना ही खतरनाक है जितना कोरा मनुवाद। यदि आप अंबेडकरवादी अपने आप को कहते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की सही सही राइटिंग्स आपको पता होनी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप जो है वो सवर्णों से सारा अधिकार छीन लीजिए और अपने कब्जे में कर लीजिए। वे समान अधिकार की बात करते हैं, सबको बराबर अधिकार देने की बात करते हैं। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा। ऐसे बहुत से नेता, संगठन, व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े मंचों से जहरीला भाषण देते हैं, जहर उगलते हैं ब्राह्मणों के खिलाफ या दूसरी सवर्ण जातियों के खिलाफ, जबकि अंबेडकरवाद ऐसा है ही नहीं। यकीनन इन लोगों ने शायद अंबेडकर को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर ने ऐसा कभी नहीं कहा। वे समान अधिकार की बात करते हैं और समान अधिकार सभी के लिए वो तय करते हैं। जब उन्होंने रिजाइन किया था हिंदू कोड बिल को लेकर, तब उन्होंने केवल नीची जाति की महिलाओं के आधार पर ही नहीं किया था, उसमें उन्होंने सभी महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उसमें द्विज महिलाएं भी शामिल थीं और उसमें तथाकथित मुसलमान और नीची जातियों वाली महिलाएं भी शामिल थीं। तो इसलिए अंबेडकरवाद को सही तरीके से पढ़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मिसाल के लिए पिछड़ी जाति आयोग की रपट ने नीची जाति, जिसकी दुहाई देती रहती है, जनता की बड़ी समस्याओं से कन्नी काट ली है। ऐसी समस्याएं जिसे अलाभ कर, जोत पर टिकस का खात्मा कर सभी आमदनियों की ऊंचाई नियत करना। उसकी ठोस सिफारिशों की संख्या कुल 2 है, जिसमें एक अच्छी है और दूसरी खराब है। पिछड़ी जातियों के लिए नौकरियों में सुरक्षा की उसने सिफारिश की है और यह सुरक्षा इस आयोग की इच्छा से बढ़कर न्याय संगत रूप से अनुपातहीन हो सकती है। लेकिन शिक्षा में भी ऐसी ही सिफारिश करके उसने गलती की है। स्कूलों और कॉलेजों में अगर जरूरत हो तो पिछड़ी जातियां 2 या 3 पाली की मांग कर सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे को किसी शैक्षणिक संस्था के दरवाजे में घुसने न देने की मांग नहीं करनी चाहिए। कि मतलब सबको समान तरीके से शिक्षा पर भी अधिकार होना चाहिए। यह नीति ऐसे जहर उगल सकती है, इस जहर से लगातार जागरूक रहने पर उस पर बड़ी मात्रा पर रोक लगाई जा सकती है। उस जहर के डर से हमें इस नीति की सृजनात्मक और उपचारात्मक चमत्कारी शक्ति के अंधे नहीं बन जाना चाहिए। हिंदुस्तान अपनी इतिहास की सबसे ज्यादा स्फूर्तिदायक क्रांति से अवगत होगा यदि सभी का समान रूप से रिप्रेजेंटेशन हो, रिसोर्सेज का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, तभी जो है राष्ट्र एक उन्नत राष्ट्र के रूप में भारत जो है वो चमकेगा। जनता ऐसी जीवंत हो जाएगी जैसी पहले कभी न थी। इस प्रक्रिया में वह मानवता के लिए भी एकाध मार्ग बतला सकती है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग को नाश करने का प्रयत्न किया। जाति में परिवर्तित हो जाने की उसकी क्षमता से वे अनभिज्ञ थे। लाजमी तौर पर हिंदुस्तान की जाति के सीखजों जैसे नहीं पर अचल वर्ग तो हैं ही। इस मार्ग को अपनाने पर पहली बार वर्ग और जाति को एक साथ नाश करने का एक तजुर्बा होगा। तो कार्ल मार्क्स का अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया है। कार्ल मार्क्स ने जो क्रांति, उनके जरिए, कार्ल मार्क्स के लेखन के जरिए जो क्रांति पूरी दुनिया में आई, उसने एक और नए वर्ग को जन्म दे दिया जिसे मिडिल क्लास कहा जाता है। ये बात बहुत से खुद कार्ल मार्क्स को भी शायद इस चीज का अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये एक और वर्ग को जन्म दे देगा। नेक्स्ट टॉपिक है और ये इस लेख का अंतिम टॉपिक है, ऊंची जाति या पिछड़े युवा जनों का उत्तरदायित्व। अब किस तरीके से युवा पीढ़ी का ये दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वे देश की तरक्की यदि चाहता है तो किस तरीके से उसे काम करना चाहिए।
ऊंची जाति के युवा जन को अब अपनी पूरी ताकत से उठना चाहिए। इस नीति में अपने स्वार्थों पर हमला देखने की बजाय उसमें जनता को नवजीवन देखने की क्षमता के रूप में उसे देखना चाहिए। साफ तौर पर कह रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जहर उगलना बंद कीजिए कि इससे हम लोगों की हकमारी हो रही है। किस चीज की हकमारी? हक तो आपने मार रखा है ओवर रिप्रेजेंटेशन के तहत, सभी संसाधनों को अपने कब्जे में करके। तो ये जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी द्विजों की भी बनती है। आखिर ऊंची और नीची जातियों के बहुत ही कम विवाह संबंधों में द्विज और हरिजन के बीच वाले विवाह तो देखे जा सकते हैं, पर शूद्र और दलित के बीच नहीं। तो एक बार फिर पिछड़े वर्ग को लताड़ से मारते हुए लग रहे हैं। ऊंची जाति के युवाजन को छोटी जातियों के लिए खाद बन जाने का निश्चय करना चाहिए, ताकि एक बार तो जनता अपनी पूरी तेजस्विता से पल्वित पुष्पित हो। अगर मानव स्वभाव अपरिमित त्याग के लिए तत्पर रहता है तो ऊंची जातियां सलाहकार बनेंगी और कर्मचारी होंगी सभी नीची जातियां। अगर हर एक जगह संभव नहीं तो जितनी जगहों पर संभव हो सके हो। तो ये तो मैं शुरू से कहती आई हूं कि जाति व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए जनरेशन टू जनरेशन बहुत दिमाग खपाने की जरूरत पड़ती है। तो उसी दिमाग को जो है आप पॉजिटिव एरिया में लगाइए ना, जिससे देश ज्यादा तरक्की करे। मानव जाति की महान कुठाली में आस्था और समूची हिंदुस्तानी जनता के पौरुष में उतनी ही आस्था के साथ ऊंची जाति को परंपरा और जनता का मेल करने के लिए तैयार होना चाहिए। इसके साथ ही साथ नीची जातियों के युवाजन के कंधे पर भारी बोझ आ जाता है। औरतों, शूद्रों, दलितों, मुसलमानों और आदिवासियों को अब सर्वोपरि ध्येय यही होना चाहिए कि उन्हें ऊंची जातियों की सभी परंपराओं और शिष्टाचारों का स्वांग नहीं रचना है। तो सबसे पहले तो इमिटेट करना बंद कीजिए, नकलची होना बंद कीजिए। मंदिरों में जाके घंटा बजाना, अंधविश्वास, तीज, त्योहार, व्रत, इन सबको तिलांजलि दीजिए। थोड़ा साइंटिफिक बनिए, उत्सव मनाइए, लेकिन पाखंड रहित। उन्हें नागरिक श्रम से कतराना नहीं है, व्यक्ति की स्वार्थोन्नति नहीं करनी है, तीखी जलन में नहीं पड़ना है, बल्कि ये समझकर कि वे कोई पवित्र काम कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्र के नेतृत्व का भार वहन करना है। और ये लेख कब लिखा गया है ये भी जान लीजिए। जाति प्रथा में संकलित प्रकाशक राम मनोहर लोहिया, समता विद्यालय न्यास, जून 1958। ये इस लेख की तारीख है और ये यहाँ पे संकलित है इस जगह पर। तो इसमें कुछ बातें वो बहुत अच्छी हमारे सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से सुचारू रूप से काम करना चाहिए। जो जलन और द्वेष है द्विजों की, उसे उन्हें हटा देना चाहिए, दरकिनार कर देना चाहिए और अपने जो रिसोर्सेज हैं, अपनी जो समझ है, उसको पॉजिटिव तरीके से लगाकर वो देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर उन्हें जाना चाहिए। क्यों? द्विजों को आह्वान करने के लिए शायद डॉक्टर लोहिया ने इसीलिए कहा है कि एक लंबी विरासत है उनके पास पढ़ने लिखने की। शुरू से ये लोग पढ़े लिखे रहे हैं, शिक्षा पर इनका एकाधिकार रहा है, तो ये लोग ज्यादा चीजों को समझते हैं। व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा होता है उतने ही ज्यादा उसकी समझ भी होती है। तो उस समझ के जरिए ही, या जिसको इतनी समझ है, वो अगुवा बनकर सही डायरेक्शन में देश को लेकर जाए, यही इस लेख का सार है। और यहां पर ये लेख समाप्त हो गया और अगले एपिसोड से हम संत राम BAG जात पात तोड़क मंडल के जो अध्यक्ष थे उनका लेख लेंगे। तो तब तक इंतजार कीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए और ये लेख आपको कैसे लग रहे हैं इन्हें भी कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। इसी के साथ आज्ञा लेती हूं। धन्यवाद।